हर चैप्टर से एमसीक्यू सॉल्व करा रहे हैं, और हिस्ट्री मैंने पूरा चैप्टर वाइज खत्म कर दिया है, जाकर के आप देख सकते हैं। अब बारी आई है इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स क्लास 10th में कह रहा है अर्थव्यवस्था और इसके विकास का इतिहास। ये पहला चैप्टर हमारा है। तो आइए एमसीक्यू को शुरुआत करते हैं। पहले आंसर आप दीजिएगा, फिर आंसर मैं दूंगा, देखते हैं कि कितना आप सही कर पाते हैं। देखिए, जिस देश का राष्ट्रीय आय, पहला क्वेश्चन है, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश क्या कहलाता है? यानी जिस देश का नेशनल इनकम अगर अधिक है, नेशनल इनकम अगर अधिक है, नेशनल इनकम अगर अधिक है, उस देश को क्या कहा जाएगा? उस देश को अविकसित कहा जाएगा। यार, देश का राष्ट्रीय आय अधिक है तो विकसित कहोगे ना, अविकसित कहोगे तो नहीं सर, अर्ध विकसित कहोगे नहीं सर, उसको क्या कहोगे? विकसित कहोगे। जिसका राष्ट्रीय आय अधिक है उसको विकसित कहा जाएगा, और जिसका राष्ट्रीय आय कम है उसको अविकसित या अर्ध विकसित कहा जाएगा। अगला प्रश्न में सुनिए, इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? पिछड़ा राज्य उसे कहा जाएगा जहां पे अर्थव्यवस्था का विकास ठीक से नहीं हुआ। तो एक है पंजाब, एक है केरल, एक है बिहार, एक है दिल्ली। अब सोच के देखो कि चारों में सबसे पिछड़ा राज्य कौन है जहां पे विकास अभी तक ठीक से नहीं हो पाया? तो अपना राज्य बिहार है। शर्म की बात है, लेकिन अपना राज्य बिहार है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्न में कौन सा देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? किस देश के अंदर मिश्रित अर्थव्यवस्था है? दूसरा ऑप्शन तो है ही नहीं, छोड़ दो। तो पहला ऑप्शन है अमेरिका, दूसरा ऑप्शन, तीसरा है भारत, और चौथा है डी। इनमें से कोई नहीं। तो आप सबको पता होगा कि भारत के अंदर न समाजवादी अर्थव्यवस्था है, न समाजवादी अर्थव्यवस्था है, और न ही क्या है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। दोनों के मिश्रण से हमारा जो अर्थव्यवस्था बना है उसका नाम क्या है? मिश्रित। दोनों के मिश्रण से क्या बना है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो भारत आंसर हो जाएगा हमारा। अगला, भारत की आर्थिक व्यवस्था है कैसी? तो भारत की आर्थिक व्यवस्था अभी हमने आपको बताया है, समाजवादी है क्या? नहीं। पूंजीवादी अकेला नहीं है सर, मिश्रित है। कैसा है भारत की समाजवादी व्यवस्था? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखो कितना आसानी से याद हो रहा होगा आपको। किस देश को किसी क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? देखो, प्राथमिक क्षेत्र जो कहा जाएगा ना, फर्स्ट डिग्री कहा जाएगा ना, वो कहा जाएगा कृषि को। किसको कहा जाएगा? कृषि को कहा जाएगा। देखो, सेकेंड डिग्री जो कहा जाएगा ना, वो कहा जाएगा व्यापार को। किसको कहा जाएगा? व्यापार को। और थर्ड डिग्री जो कहा जाएगा ना, वो कहा जाएगा सर्विस को। क्या कहा जाएगा? सर्विस को कहा जाएगा। तो देखो, किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? सेवा नहीं सर, ये तीसरा है। कृषि, हाँ ये पहला। औद्योगिक सर, ये दूसरा आपने बताया। तो देख लो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? योजना आयोग का जो गठन किया गया था ना मेरे बच्चे, 15 मार्च 1950 को नहीं, 15 सितंबर 1950 को नहीं, 15 अक्टूबर 1951 को नहीं। इनमें से कोई भी ऑप्शन इसका सही नहीं है। और मैं चाहता हूं कि बताओ एग्जैक्ट योजना आयोग का गठन, क्या कहते हैं भारत में योजना आयोग का गठन, यानी प्लानिंग कमीशन का जो गठन भारत में किया गया है, उसका गठन कब किया गया था? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, एग्जैक्ट आंसर बताना। लेकिन इसमें से कोई नहीं होगा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा देखो क्या कह रहा है, 7वां नंबर हो गया क्या? बताओ। नहीं सर, अरे क्या लिखा हुआ? योजना आयोग, इलेक्शन, अरे इलेक्शन कमीशन नहीं यार, इसलिए मैं तो गड़बड़ा। इसका उत्तर 18 मार्च 1950 हो जाएगा। बहरहाल आप देख लीजिए एक बार। अगला क्वेश्चन है कि ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? तो देखो, पूरी पृथ्वी पर अगर बात किया जाए कि ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तो एक सन है। क्या है? सूर्य है। लेकिन न तो यहाँ सूर्य है, न तो यहाँ सूर्य है, न तो यहाँ सूर्य है, या न तो यहाँ सूर्य है। तो फिर अब आपको देखना पड़ेगा क्या है ऊर्जा के मुख्य स्रोत। तो मुख्य स्रोत कोयला भी है, पेट्रोलियम भी है, विद्युत भी है, सभी है। इसका मतलब ये उत्तर हो जाएगा, न तो ए सही है, न तो बी सही है, न तो सी सही है, तीनों सही है, इसलिए ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है अर्थव्यवस्था के मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं? अर्थव्यवस्था एक प्रकार का है, अर्थव्यवस्था दो प्रकार का है, और अभी अर्थव्यवस्था हम 3 प्रकार का बताए हैं आपको। अर्थव्यवस्था कितने प्रकार का हमने आपको बताया है? 3 प्रकार का है। क्या अर्थव्यवस्था 4 प्रकार का है? तो हमने आपको कितने प्रकार का बताया? 3। समाजवादी, क्या बताया है? समाजवादी। दूसरा क्या बताया है सर? पूंजीवादी। तीसरा क्या बताया है सर? मिश्रित। तीसरा क्या बताया है? मिश्रित। तो ये तीनों अर्थव्यवस्था हमारा है। अगला प्रश्न के ऊपर चलते हैं कि भारत
चार, भारत में नीति आयोग स्थापना कब हुई? अरे ये क्या लिख रहा है, भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई, ये प्रश्न को बताना है कि भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुआ था। तो देखो 2015 में आकर के नीति आयोग की स्थापना किया गया था। 2015 में आकर के नीति आयोग का स्थापना किया गया था, योजना आयोग के स्थान पे आया था। अगला प्रश्न 10 नंबर, जनसंख्या वृद्धि में आर्थिक विकास की गति क्या हो जाती है? जैसे जैसे जनसंख्या का विकास होते जाएगा, आर्थिक विकास वैसे वैसे क्या होता चला जाएगा, तीव्र हो जाती है, सामान्य हो जाती है, मंद हो जाती है, तीव्र हो जाती है, इनमें से कोई नहीं। तो आप सबको पता है कि जनसंख्या जैसे जैसे हमारे यहाँ विकास करती है, वैसे वैसे हमारे यहाँ पे आर्थिक विकास मंद हो जाती है। तीव्र कहीं नहीं हो सकती है, सामान्य नहीं रहती है, इनमें से कोई नहीं। अगर सामान्य रहती तो हर देश चाहता कि वहां पे जनसंख्या का विकास तेजी से हो जाए। सब नियंत्रण में क्यों लगता है? आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है। देखो, जो भी कोई आदमी है आर्थिक क्रिया कर रहा है, आर्थिक क्रिया कहने का मतलब जिनसे उनकी आवश्यकता पूर्ति हो रही है, वो परिभ्रमण के लिए नहीं कर रहा है, मनोरंजन के लिए नहीं कर रहा है, वो जीविकोपार्जन के लिए कर रहा है। क्या चीज के लिए कर रहा है? जीविकोपार्जन के लिए कर रहा है, यानी अपना जीवन चलाने के लिए कर रहा है। आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक कौन है? यानी आर्थिक विकास का ऐसा कौन सा कारक है जो आर्थिक नहीं है, गैर आर्थिक है? तो क्या हो जाएगा सर? प्राकृतिक संसाधन, ये भी आर्थिक है। मानवीय संसाधन, सामाजिक संसाधन, तकनीकी संसाधन, इसका उत्तर हो जाना चाहिए तकनीकी संसाधन। ये आर्थिक कारक का गैर आर्थिक कारण है, गैर आर्थिक कारक है। अगला प्रश्न हमारा देखिए 13 नंबर कह रहा है, किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है? क्या सर विद्युत क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है? क्या मोबाइल को, क्या कृषि को, क्या उपर्युक्त सभी को? फिर मैं तो ऑप्शन पहली बार देख रहा हूँ। देखो, मोबाइल, कृषि, उपयुक्त सभी और विद्युत, इसमें से करना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन मैं फिर भी विद्युत के साथ चला जाऊंगा, क्योंकि ये क्या है? इंडस्ट्री है। जो भी क्षेत्र होगा जो इंडस्ट्री से रिलेटेड होगा, इंडस्ट्री से रिलेटेड होगा, वो विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा। पेन का साइज बहुत मोटा लग रहा है और पूरी क्लास हो गई है तब मुझे पता चला है। मैं इसे बहुत पतला करने का प्रयास करता हूँ। देखो, चलिए अगला क्वेश्चन है कि किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? अभी ये हमने आपको बताया है कि पहला जो क्षेत्र होता है उसको हम लोग कहते हैं एग्रीकल्चर क्षेत्र। क्या कहते हैं? एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर वाला। दूसरा जो क्षेत्र होता है उसको कहते हैं इंडस्ट्री वाला। क्या कहते हैं? इंडस्ट्री वाला। और तीसरा जो क्षेत्र होता है उसको कहते हैं सर्विस वाला। क्या चीज वाला? सर्विस वाला। तो सेवा क्षेत्र को ही तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। किस क्षेत्र को कहा जाता है? कृषि को पहला, औद्योगिक को दूसरा, सेवा क्षेत्र को तीसरा क्षेत्र कहा जाता है। मेरे बच्चे 15 नंबर क्वेश्चन पर आपको ले चलते हैं। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? कह रहा है कि स्वतंत्रता पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था भी, अरे यार रुक क्यों गया? देखो देखो स्लाइड ऊपर नहीं हो रहा है, अब क्या किया जाए? अच्छा, मैं तो गलत कर दिया था। हाँ, कह रहे स्वतंत्रता पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था भी क्या थी? यानी स्वतंत्रता से पहले भारत की अर्थव्यवस्था क्या थी? कृषि प्रधान थी, उद्योग प्रधान था, व्यवसाय प्रधान था, कोई नहीं। तो आपको पता होगा कि कृषि प्रधान हमारा देश था। कैसा हमारा देश था सर? कृषि प्रधान हमारा देश था। ये बात तो कहने को है नहीं, हर दिन से हमारा देश कृषि प्रधान रहा है। अगला प्रश्न पे हम आपको ले चलते हैं। 16 नंबर कह रहा है किसी देश के विकास का स्तर किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? तो किसी देश के विकास को किस आधार पर आप निर्धारित कर सकते हैं? देश में कितना विकास हुआ है उसको हम प्रति व्यक्ति आय से निर्धारित कर सकते हैं, साक्षरता दर से निर्धारित करते हैं, स्वास्थ्य की स्थिति से, या सभी से? तो कहेंगे कि सर ये सभी हो जाएगा कारक जिससे हम निर्धारित करते हैं। इसलिए सी गलत, बी गलत, ए गलत, उपयुक्त सही, डी गलत, सॉरी उपयुक्त सही, डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की, भारत के पड़ोसी देश में किस देश की आय अधिक है? तो ऐसा कौन सा देश है जिसका आय बहुत अधिक है? बताइएगा किस देश का आय बहुत ही अधिक है? तो देखो, एक हमारा देश है नेपाल। नेपाल उतना अधिक आय वाला देश है नहीं। एक है श्रीलंका, एक है बांग्लादेश, एक है म्यांमार। तो बांग्लादेश की आय बहुत अधिक इसलिए है, सॉरी माफ कीजिएगा, श्रीलंका के आय इसलिए बहुत अधिक है क्योंकि क्षेत्र छोटा है। देखो, भारत के जितना आय तो किसी का होगा ही नहीं, लेकिन भारत के पास जो चीज ज्यादा है उसका नाम है जनसंख्या। भारत के पास जो चीज ज्यादा है उसका नाम क्या है? जनसंख्या। तो जनसंख्या अधिक होने के कारण हमारे यहाँ इस तरह की समस्या देखने को मिलती है, जनसंख्या अधिक होने के कारण। अगला प्रश्न अगर आप देखना चाहें तो देखिए, यदि
राष्ट्रीय आय की उपेक्षा जनसंख्या में वृद्धि दर का अनुपात अधिक हो तो प्रति व्यक्ति आय अधिक क्या हो जाएगा? देखिए, राष्ट्रीय आय की उपेक्षा जनसंख्या में वृद्धि दर का अनुपात अधिक हो, यानी आय मेरा वही रहे, आय जितना था सर ना, आय हमारा फिक्स रहे, आय क्या रहे? फिक्स्ड रहे। लेकिन जो डेवलप है ग्रोथ का मतलब पॉपुलेशन जो है पॉपुलेशन हमारा जो क्या है वो इंक्रीज कर जाए तो आय क्या हो जाएगा सर? घट जाएगा। तो प्रति व्यक्ति आय लोगों का क्या हो जाना चाहिए सर? प्रति व्यक्ति आय लोगों का क्या हो जाना चाहिए सर? बहुत हो जाना चाहिए। बाप रे बाप, कितनी अच्छी बात। कम हो जाना चाहिए, सामान्य रहना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होना चाहिए कम हो जाएगा, अधिक नहीं होगा, क्योंकि लोगों का पॉपुलेशन तो बढ़ ही रहा है ना। आय को तो आपने फिक्स रखा। फूट डालो राज करो की नीति किसने अपनाई? ये कहने वाली बात नहीं है, ये उसने अपनाई जिसने किसी और को नहीं अपनाई। ये अंग्रेजों ने अपनाई थी। किसने? अंग्रेजों ने अपनाई। मुसलमान नहीं होगा, पारसी नहीं होगा, किसी नहीं होगा। फूट डालो राज करो की नीति को किसने अपनाया था? अंग्रेजों ने अपनाया था। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? यानी फर्स्ट बार जब हम लोगों ने भारत का पंचवर्षीय योजना 5 ईयर प्लान को बनाया था, 5 ईयर प्लान को कंप्लीट किया था, तो किस ईयर में किया था? 51 से 56 में किया था, या हम लोगों ने 52 से 57 में, 53 से 58 में, 54 से 59 में। तो याद रखना 51 से 56 में हम लोगों ने किया था। क्या चीज में किया था? 51 से 56 में किया था। सी डी सब गलत है, ए उत्तर इसका सही है। अगला क्वेश्चन अगर आप देखिएगा तो बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है? तो आप कहेंगे सर बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन है कृषि, व्यापार कीजिए, उद्योग लगाइए, उपयुक्त सभी। क्या हो जाना चाहिए मेरे भाई बताओ? ये प्रश्न तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे फंसाने वाला प्रश्न आप कहते हैं। इसका उत्तर मेरे अंदाज से कृषि होना चाहिए, क्योंकि व्यापार हमारे यहाँ उतना है नहीं, उद्योग तो है ही नहीं, तो हमारे अंदाज से कृषि हो जाना चाहिए। मुख्य साधन कहा गया, लेकिन साधन केवल कहा जाता तो सभी के साथ जा सकते थे। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है? एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक जो बल होता है वो किस पर दिया जाता है? तो लोक कल्याणकारी पर दिया जाता है, उत्पादन की कुशलता पर, अधिक लाभ पर, आर्थिक स्वतंत्रता पर। देखो समाजवादी जो है ना ज्यादा लाभ कमाने के चक्कर में नहीं रहते, वो लोगों की संतुष्टि को देखते हैं। क्या चीज को देखते हैं? संतुष्टि को। और इसीलिए तो इसका नाम है समाजवादी, जो समाज के विचार से चलता है। और समाज कैसा होना चाहिए? वेलफेयर का कार्य करना चाहिए। कैसा होना चाहिए? समाज वेलफेयर का काम करना चाहिए, यानी कल्याणकारी होना चाहिए। ऑप्शन ए हमारा सही है। देखो इसमें कुछ और एमसीक्यू बच गए हैं। आप बताओ कि आपको कितने एमसीक्यू सही हुए हैं और कितना आप सीख पाए हैं। जो एमसीक्यू बच गया है उसको अगली वीडियो में हम कवर कर लेंगे, लेकिन अभी तक के लिए इतना ही। प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब